मेरे लिए अजरक तो बहुत ही एक सिंबॉलिक निशान है सिंध का, और कम से कम क्योंकि हम इसको कंधों पे और सर पे पहनते हैं, सर पे अजरक वाली टोपी और कंधे पे अजरक की शाल, तो मेरे लिए तो काफ़ी एक काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त है। क्योंकि मसला ये है, क्योंकि काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त क्यों कहना पड़ रहा है कि बात यह है कि क्योंकि मैं एक नॉन सिंधी हूँ, और कोई ऐसा ना हो कि मेरे काफ़ी दोस्त सिंधी हैं तो मेरे कई सिंधी भाई जो है बुरा ना मान जाए, मुझे उनका भी ख्याल करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि मुक़द्दस और एहतराम जो है या तो अल्लाह का किया जाता है, रसूल का किया जाता है, कुरान का किया जाता है, अल्लाह की किताब का किया जाता है, मगर हमारे यहाँ क्योंकि कल्चर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो उनका भी एहतराम करना पड़ता है। वरना बेसिकली तो अजरक एक चादर है, और मैं आज थोड़ा सा अजरक के ऊपर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे सिंध के अंदर क्योंकि एक सखाफ़त है, और मैं क्योंकि कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ और कराची ख़ुद एक सिंध का हिस्सा है, तो जो सिंध की सखाफ़त है उसको मैं दिल से मानता हूँ, वो भी हमारी भी सखाफ़त है। बट ये है कि अजरक को तैरना चाहिए। अजरक बुनियादी तौर पे एक जो उमन कहा जाता है कि 7000 साल पुराना एक रिवाज है या 7000 साल पुरानी एक ट्रेडिशन है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोजोदाड़ो और हड़प्पा के अंदर जो भी चीज़ें निकली हैं उसमें कहीं से अजरक डिस्कवर नहीं हुई और ना ही अजरक जैसे कोई निशान मिलते हैं। बट ये है कि क्योंकि ये सिंध के अंदर वो ये अजरक आई कैसे, तो बुनियादी तौर पर सिंध में अजरक मोहम्मद बिन कासिम लेकर आए थे। वहाँ जो सौदागर आए थे या वो जो भी लोग आए थे वो उमूमन इस तरह की चादर पहनते थे जिसमें बूल बूटियाँ वगैरह लगी जाती थी, और उसको वो इस तरह बनती थी, वो ब्लॉक की सूरत में बनती थी और ब्लू कलर की होती थी। फिर ये अजरक का रिवाज वहीं से शुरू हुआ कि ब्लू कलर के अंदर जो फूल पत्ते बूटियाँ लगती थी, ये अजरक तो वहीं से हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है अजरक का रिवाज सिंध में आया, और ज़ाहिर बात है कि अजरक का जो मायने हैं बुनियादी तौर पर अजरुक से निकला है, और इसका अजरक के जो मायने आते हैं वो तोहफे की भी आते हैं और इज़्ज़त की भी आते हैं। तो लिहाजा इस एतबार से ये चादर कोई भी हो, क्योंकि अजरक एक चादर है, चादर तो वैसे भी एक इज़्ज़त का सिंबल है। दूसरा, मैं सिर्फ अब इसके ऊपर मुद्दे पर आना चाहूँगा। हमारे अजरक वाली प्लेट का एक रिवाज हुआ है, ठीक है, मैं उसके ऊपर आफाक अहमद साहब ने बहुत कुछ कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे। बट मैं ये चाहूँगा कि अगर आप ये एक हकीकत है कि अगर रजिस्ट्रेशन एक दफ़ा हो जाए तो दूसरी दफ़ा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती नहीं है। बट ये कि हमारी गवर्नमेंट ने एक चीज़ कहा है तो ज़ाहिर बात है हम जिस शहर में रहते हैं, जिस सूबे में रहते हैं, उसकी पाबंदी करना बहैसियत शहरी हमारा फ़र्ज़ है और हमें करना चाहिए। मगर यहाँ सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर आप नंबर प्लेट अजरक वाली लगा रहे हैं और कर दिया है तो सर ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। आप तकरीबन जो आफाक साहब ने फिगर दिया था कि वाकई इसका रजिस्ट्रेशन की जो अमाउंट है वो 1850 रुपये के हिसाब से, और कराची में अगर हम 40 लाख, सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, 40 लाख गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को अगर हम रजिस्टर करते हैं तो इसका जो अमाउंट बनता है वो कम से कम 74-75 अरब रुपए बनता है। सिंपल मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा अगर आप गाड़ी और मोटर की रजिस्ट्रेशन नंबर जब लगवा कर रहे हैं, जब इतनी खसीर रकम आ रही है, तो उसमें से मैं समझता हूँ कि 5 या 10% कराची की सड़कों पर भी खर्च कर दिया जाए। और ये मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि करें खुदारा। कराची के अंदर खासकर मैं आप देखें सफूरा से लेकर कायदे आज़म के मज़ार तक सड़क तो नाम की चीज़ नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद गुलशन नाज़माबाद के अंदर आप जाएँ, वो सड़कें कम और जो है कब्रिस्तान की कब्रें ज़्यादा हैं। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि खुदारा कि जिन जगहों के ऊपर जो लोग बेचारे बाइकों पे चल रहे हैं, उनकी कमर के अंदर इशू आ गए, गाड़ियों जो है ना उसके अंदर गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। अब इतनी बड़ी अमाउंट अगर सिंध ने अगर रेवेन्यू के तौर पर जमा करा है तो खुदा के वास्ते इसको जो है सड़क के ऊपर भी थोड़ा खर्च कर दिया जाए, ताकि गाड़ियों को चलाने में और गाड़ी के चलाने वालों को आसानी हो, जो आपके लिए कराची के लिए भी बायस सुकून का बायस बने। और ये मैं अगर आप ये काम करते हैं तो मेरी दिल से सिंध हुकूमत के लिए दुआएं निकल सकती है, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।